ताकि अच्छी तरह से वहां के दर्शन प्राप्त हो सके, है ना। ये सामने जो वृक्ष देख रहे हैं ना, ये बोधि वृक्ष है। भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था और ये सारनाथ की सबसे आकर्षक संरचना है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, खुदा शरणम गच्छामि, ब्रह्मम शरणम गच्छामि, एक ही बात है। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको अपने साथ लेके चल रही हूँ सारनाथ। और ये जो सारनाथ है, आज का जो स्थान है, ये अति 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 विशेष है। मालूम है क्यों? क्योंकि ये बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है ना। जो अन्य 3 तीर्थ हैं वो कौन से हैं? लुम्बिनी, बोध गया और कुशीनगर। तो ये चौथा अति महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है बौद्धों का। और ये खूबसूरत दीवारें देख रहे हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हम किसी और दुनिया में आ गए। मतलब तिब्बती मंदिर, नेपाली मंदिर और रास्ते में कौन कौन से मंदिर नहीं पड़ रहे थे इंटरनेशनल। तो ये जो सारनाथ है, ये जो पूरा एरिया है आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पे ना बहुत घना वन था और यहाँ पर मृग विहार किया करते थे। कहा जाता है कि उस समय इसका नाम ऋषि पत्तन और मृगदाय था। तो मृगदाय में सारंगनाथ महादेव की मूर्ति की स्थापना हुई और तभी से स्थान का नाम सारनाथ पड़ गया। और ये देखिए, चलते चलते मैं वहां पर पहुंच भी गई। मतलब कहाँ पहुंच गई? ये मैं पहुंच गई स्तूप की तरफ। तो यहाँ से प्रवेश है। तो सबसे पहले मैंने गाइड लिया। तो कहीं भी जाने पर मुझे लगता है कि वहां पे मैं गाइड ले लूं, अच्छा गाइड, ताकि अच्छी तरह से वहां के दर्शन प्राप्त हो सके, है ना। गाइड नहीं हो तो फिर लोकल लोग और गूगल की मदद ले लेती हूँ। लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि आने के बाद ना कई बार कई चीजें रह जाती है तो बड़ा अफसोस होता है कि अरे ठीक से दर्शन नहीं हो पाए। तो बहरहाल इस स्थान के बारे में ना बहुत कुछ बातें हैं विशेष, जैसे कि इसे और भी विशेष ये स्थान पता है क्यों हो जाता है? क्योंकि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ ना, तो अपना प्रथम उपदेश उन्होंने यहीं पर दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, मूलगंध कुटी बिहार में मैं प्रवेश कर गई हूँ। अभी स्तूप आगे आएगा। तो ये सारनाथ जो है ना, इतिहास से भरपूर तो है ही, आध्यात्मिकता से सराबोर ये जो है ना मूलगंध कुटी विहार, यहाँ के सारनाथ के प्रमुख बौद्ध स्थलों में से एक है। मतलब सारनाथ में भी बहुत सारे स्थान हैं। बोधि वृक्ष भी अभी दिखाऊंगी मैं, आगे बहुत कुछ दिखाऊंगी। तो ये जो है 1931 में निर्मित विहार, ये जो मूलगंध कुटी विहार जिसके दर्शन करा रही हूँ, ये मूल रूप से एक मठ और मंदिर है। और ये जो आप देख रहे हैं ना भगवान बुद्ध की मूर्ति, अभी मैं जूम करूंगी यहाँ पे तो देखिएगा, इस दीपक के पीछे एक रखा है यहाँ पे, इसके अंदर बर्तन में उनकी जो अस्थियां हैं, उनके कुछ अवशेष भी हैं। मतलब और भी किसी स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर भी बुद्ध की अस्थियों के अवशेष हैं, ऐसा कहा जाता है। और जो बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हर साल यहाँ पे इन अवशेषों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन इसके बारे में मुझे पक्की जानकारी नहीं है, मैंने क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया। अभी ये सामने जो वृक्ष देख रहे हैं ना, ये बोधि वृक्ष है। और ये जो वृक्ष है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये श्रीलंका से लाया गया था। ये बोधि वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, और इसका पत्ता लेकर आना बहुत शुभ है। मैं लेकर आई हूँ और इसे श्रीलंका से लाया गया था। कहा जाता है कि श्रीलंका का ये वृक्ष उस विशेष वृक्ष से उत्पन्न हुआ है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब वहां से उसका कलम लाया गया होगा, यहाँ पे उगाया गया होगा, या उस वृक्ष में से निकले किसी छोटे से वृक्ष को लाया गया होगा। तो इसके अंदर ना विदेशी उद्यानों के नजारे भी दिखते, बहुत कुछ है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये आपको बौद्ध स्थलों पे मिलता होगा। तो जैसे हमारे यहाँ माला में 108 मोती होते हैं ना, तो वैसे ही इनके यहाँ ये होते हैं। और मुझे जो समझ में आया है कि इसको उनके विशेष मंत्रों का आवाहन करते हुए इस पर हाथ फिराना आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर करता होगा। विशेष ये किसी उसके मेटल के बने होते हैं, मिश्रित धातु होती होगी या तांबा होता होगा। तो इसके बारे में मुझे बहुत गहरी जानकारी नहीं है, विज्ञान सम्मत जानकारी नहीं है। यदि आपको हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, है ना। और इसमें जो पहला उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को, उनकी मूर्ति भी थी इसी कैंपस के अंदर। तो ये सब देखने के बाद ना मैं आगे बढ़ी। मतलब ये पूरा जो सारनाथ एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थल हैं।
अपने आध्यात्मिक महत्व से भरे पूरे ऐतिहासिक, अपने अंदर इतिहास समेटे हुए ये धमेक स्तूप है ना। तो धर्म से धमेक कुछ ऐसा बना है शायद। इसका 500 ईस्वी में इसका निर्माण बताया जाता है। अब मुझे याद नहीं ठीक से, गूगल कर लीजिएगा आप लोग। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा ना 249 ईस्वी पूर्व में बनवाए गए एक पूर्व स्तूप के स्थान पर किया गया था इसका निर्माण। मतलब इसके पहले यहाँ पे कोई स्तूप रहा होगा, उसके स्थान पर इसका पुनः निर्माण किया गया, ऐसा जहां तक मैं समझ पाई हूँ। और ये सारनाथ की सबसे आकर्षक संरचना है। और पता है, मुझे बचपन में मैंने यहाँ के दर्शन किए, क्योंकि हम बनारस में रह चुके हैं साहूपुरी में। तो मुझे याद है कि मैंने इसके दर्शन किए थे, मैं बहुत छोटी थी। और ये जो देख रहे हैं ना, जूम करके दिखा रही हूँ, ये जो पैटर्न है ये मेन पैटर्न है, लेकिन ये बहुत कम इस जगहों पे दिखता है, बाकी जगह रिपेयर किया गया है, तो लाल ईंटों से कर दिया गया। देखिए बगल में लाल ईंटें है ना। और ये जो स्तूप शब्द है ना, ये संस्कृत और पाली से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ ढेर होता है। इसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और मतलब इतना पवित्र स्थान, इतना सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होगा। सोचिए कि अभी ये इस क्षण में जो प्रार्थना हो रही है, प्रतिदिन ऐसा होता होगा ना, कितने लोग आते होंगे, ध्यान करते होंगे, परिक्रमा करते हैं, तो कितना जागृत तीर्थ है ये आज भी। तो मतलब यहाँ की वाइब्रेशन खराब नहीं हुई है, बहुत जगहों की खराब हो जाती है ना, तो वही बात है। तो ये जो, अच्छा अब मैं बता दूं, जो गाइड था ना, ये यहाँ के पे जाएंगे तो मुझे गाइड मिल गया था बहुत ही कम उसमें, और बहुत अच्छा समय दिया, जितना निश्चित हुआ था उससे ज्यादा समय दिया, क्योंकि मैं प्रश्न इतने करती हूँ, मैं इतना जिज्ञासा करती हूँ कि कोई भी थक जाए। लेकिन ये गाइड बहुत अच्छा था, तो मैं इससे मिलवाती हूँ आपको। मेरा नाम अतुल सिंह सेंगर है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अगर आप सारनाथ विजिट करना चाहते हैं तो आ जाइए, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7017814034। तो चलिए अब आगे चलते हैं। लेकिन आगे भी कहाँ जाएंगे, आगे बढ़ते बढ़ते, प्रगति के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते तो हम कहाँ तक आ गए कि वो बिहार में जो बोध गया है, वहां पर मतलब हिंदू और बौद्धों में कि अलग ही राजनीति छिड़ गई है ना। गूगल कीजिएगा, खबर आपको समझ में आएगा कि क्या है। मतलब इसलिए तो समझ में आता है कि इन जानकारियों का कोई मतलब नहीं है। यहाँ आकर उस अनुभूति को इंसान जी ही नहीं रहा है, वो ध्यान करके मानव मनुष्य बनने की ओर नहीं बढ़ रहा, वो तो अलग ही राजनीति करने वाला दिमाग, मतलब दिमाग कुंद होता जा रहा है हमारा। मतलब ये नहीं हो रहा कि नहीं नहीं आप रख लीजिए, आप संभाल लीजिए, नहीं हम मैं करके अलग ही राजनीति चल रही है भाई। तो मैं तो क्या ही बोलूं, मुझे तो लगता है कि वही बात है कि वास्तव में बुद्ध को तो समझा ही नहीं ना। बुद्ध यानी जो शुद्ध है वो बुद्ध है, वही बुद्ध है जो खुदा है, खुदा वही है जो ब्रह्म है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, खुदा शरणम गच्छामि, ब्रह्मम शरणम गच्छामि, एक ही बात है। वही समझो, चलो उधर निकलो, छोड़ो ये सब माया, सब मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। चलो चलो चलो, कुछ नहीं रखा। सब कुछ देखने के बाद समझ में आता है संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो देखने योग्य हो। जो है वो अनुभूति जन्य है, भीतर है, और जो भीतर है उसे बाहर कौन हमसे दूर कर सकता है। तो भीतर जो आनंद है, आइए उस आनंद की ओर चलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद। अगला वीडियो देखिएगा जरूर।